वेलकम अगेन। आज हम सैम्पल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 21 मतलब सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। शो दैट 5 + 2√7 is an irrational number where √7 is given to be an irrational number। तो हमें 5 + 2√7 एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है और ये बात गिवन है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करके नहीं दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं, पहले के सैम्पल पेपर में भी करवाए हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, ओके। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप ये खुद कर सकते हो। दिस इज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं, ठीक है। ये सब प्रूफ की बातें, ओके, ये आप कर सकते हो। आई नो ईजी है, ये टफ नहीं है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू AC एंड DC इज पैरेलल टू AP। वी हैव टू प्रूव दैट BE बाई EC का रेशियो इक्वल्स टू BC बाई CP का रेशियो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो, तो लिखो यहाँ पर, देखो DC और AP पैरेलल है। तो DC और AP कौन से ट्राइंगल में है? DC और AP कौन से ट्राइंगल में है? इस बड़े वाला ट्राइंगल ABP में है। ABP ट्राइंगल में AP वाला साइड और DC वाला साइड, DC वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है। तो हम BPT यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी। और फिर DE पैरेलल टू AC, ये कौन से ट्राइंगल में है? इस वाले ट्राइंगल में है, ABC ट्राइंगल में है कि DE पैरेलल टू AC। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें भी, इस वाले ट्राइंगल में भी हम BPT यूज़ कर सकते हैं और कुछ रेशियो निकाल सकते हैं, ओके। तो हम दोनों ट्राइंगल्स में BPT यूज़ करेंगे, ओके। इन ट्राइंगल ABP पहले करते हैं। इन ट्राइंगल ABP क्या गिवन है कि ABP में DC पैरेलल टू AP, तो विच इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ BC बाय CP इक्वल्स टू, इधर से रेशियो लूँगा तो BD बाई DA, ओके। यूजिंग व्हाट? यूजिंग BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ओके। अच्छा, इसको तुम इक्वेशन अभी 1 मानो। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल में जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में भी कुछ पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, ये DE पैरेलल टू AC। तो यहाँ से भी हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं BE बाई EC इक्वल्स टू, फिर से यहाँ से रेशियो लेंगे तो BD बाई DA, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूजिंग BPT एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। कैसे हुआ देखता हूँ, देखो इस ट्राइंगल में इसके साथ ये पैरेलल है, ठीक है। तो BC और CP का रेशियो बनेगा और BD और AD का रेशियो बनेगा, दोनों रेशियो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे लिखा यहाँ पर। और इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो BE और EC का रेशियो बनेगा और BD और AD का रेशियो बनेगा, दोनों बराबर होगा, ओके। अब गौर से देखो, यहाँ भी BD और DA का रेशियो BC और CP के बराबर है, BC बाई CP के बराबर है। और यहाँ पर फिर से BD बाई DA का रेशियो BE बाई EC के बराबर, मतलब EC के रेशियो के बराबर है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें? हम कह सकते हैं कि BC बाई CP का रेशियो और BE बाई EC का रेशियो बराबर है। क्लियर?
और क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ जी, हमें यही प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक फिगर है, एक सर्कल और इसके बाहर एक ट्राइंगल। एक सर्कल के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे, इसमें थोड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। थोड़ा बीच में चाहिए होगा ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूँ, इस तरफ से भी थोड़ा सा, अरे ज़्यादा छोटा हो गया। थोड़ा सा बस, इधर से थोड़ा सा बस, डन। और इधर से भी थोड़ा सा अरे थोड़ा सा, बस डन। अच्छा, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है एन है, एल है, एम है, और ये सेंटर है इसका ओ। ये टेंजेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रेडियस को ज्वाइन किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, और इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ भी ज्वाइन किया है। और ये ए है और ये बी है, और ये जो एंगल है ये है 260 डिग्रीज। क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है देखते हैं। इन द फिगर बिलो ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ट्राइंगल एल एम एन एंड A and B are the points of tangency. Find angle A and B. Angle A and B. Show your steps. कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। ओके, ये वाला एंगल निकालना है, हमें बताना है कि कैसे निकलेगा। तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है ये। बच्चा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। देखो सर्कल के ऊपर, ये सर्कल है अपना, सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स एट द सेंटर मिलाकर कितना होता है? 180 होता है। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 180 होगा। तो अगर मैं ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे इस वाले एंगल का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा? हमें पता है कि एक पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट है, इसके अराउंड जितना भी एंगल होता है उन सब का सम होता है 360। इसमें से इतना हिस्सा तो ऑलरेडी 260 पता ही है, तो बाकी का हिस्सा कितना होगा? बाकी का हिस्सा होगा 360 से 260 माइनस कर दो, तो एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो हमें एंगल ए ओ बी चाहिए क्योंकि ये तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी गिवन है, हमें एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला चाहिए, ये वाला हिस्सा, पहला का सामने वाला हिस्सा। तो एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी मिलाकर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? यहाँ से एंगल ए ओ बी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी मतलब 260 डिग्री, जो क्वेश्चन में गिवन ही है। तो यहाँ से हो जाता है 100 डिग्रीज। तो हमें मिल गया ये वाला एंगल हो जाता है 100 डिग्रीज। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, तो इसका एंगल कितना होगा? वो 180 से 100 माइनस कर दो तो 80 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो ये एंगल ए एंड बी प्लस एंगल ए ओ बी मिलाकर 180 होता है, थ्योरम है एक। ठीक है, और यहाँ से एंगल ए एन बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। इट इज़ द आंसर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। क्लियर? डन, ये होगा इसका आंसर। बहुत ही छोटे शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप खुद लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है, आपके ओजवाल के किताब में बहुत बड़े बड़े करके स्टेप्स दिया गया है, तो इनका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको थ्योरम की मदद से कर सकते हो। ठीक है,
तो डायरेक्ट थ्योरम की मदद से करोगे तो तुमको बाकी और ज़्यादा प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर तुम थ्योरम के अलावा करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है बिकॉज ये टेंजेंट है और रेडियस है, ये 90 डिग्री है बिकॉज ये टेंजेंट है रेडियस है, ठीक है। फिर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, इसमें से तुम्हें ये 100 पता है, ये 90 पता है, ये 90 पता है, तो ये कितना होगा 360 माइनस सम ऑफ दिस 3 एंगल्स, ऐसा करके निकालना है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए अच्छा है भाई साहब हम जैसे है वैसे ही ठीक है ना। अच्छा चलिए कौन सा लूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 का ए करते हैं। क्या बोला गया है, बहुत इजी है। इफ़ कॉज a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 एंड कॉज b माइनस a इक्वल्स टू √3/2 एंड फाइंड cosec 2a प्लस b। ओके वेरी 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 इजी है, देखो गिवन cos a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर cos b माइनस a इक्वल्स टू √3/2। तो cos के कौन से एंगल में हमें ज़ीरो मिलता है, बताओ cos के कौन से एंगल में हमें ज़ीरो मिलता है। इसका आंसर है cos 90 डिग्रीज में। तो cos a प्लस 2b, ज़ीरो की जगह मैं लिख सकता हूँ कि cos 90 डिग्रीज, बिकॉज 90 डिग्री में मुझे क्या मिलता है, cos 90 डिग्री में मुझे ज़ीरो मिलता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि देयर फॉर कॉम्पेयरिंग बोथ साइड्स a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तुम कॉम्पेयरिंग बोथ साइड्स लिख लेना, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर देखो cos b माइनस a, तो √3/2 cos के कौन से वैल्यू में तुमको √3/2 मिलेगा, cos 30 डिग्रीज में। तो cos b माइनस a इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि b माइनस a इक्वल्स टू 30 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर माइनस a है और यहाँ पर प्लस a है, साइन डिफरेंट होने से प्लस करना पड़ता है, तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दो। तो 1 इक्वेशन है a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये माइनस a होगा सामने और ये प्लस b इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। प्लस किया तो माइनस से प्लस से कैंसिल, ये प्लस होकर 3b, ये प्लस होकर 120 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा, बताओ बताओ कितना होगा, 40। क्लियर, तो b का वैल्यू तो 40 आ चुका है। अच्छा नाउ b का वैल्यू 40 आने के बाद हम a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से a माइनस a का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री माइनस 40 डिग्रीज, तो माइनस a का वैल्यू माइनस 10 डिग्री, तो a का वैल्यू यहाँ से 10 डिग्रीज। क्लियर, अब हमें क्या बताना है, हमें फाइंड करना है कोसेक 2a प्लस b। ओके लेट्स गो नाउ, कोसेक 2a प्लस b, a का और b का वैल्यू पता है। कोसेक 2 इंटू a मीन्स 10 डिग्री प्लस b मीन्स 40 डिग्रीज, कोसेक 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कोसेक 60 डिग्रीज। ओके कोसेक 60 डिग्री मतलब क्या, साइन 60 का उल्टा, मतलब 2/√3, 2/√3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके वेरी वेरी इजी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बहुत इजी था, b और a का वैल्यू निकालो फिर यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल लो। ओके इसके बाद और वाला क्वेश्चन करते हैं, और वाला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। नंबर 1, as the value of sin theta increases the value of tan theta decreases।
when the value of sin theta is maximum, the value of cosec theta is also maximum. क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि साइन थीटा के वैल्यू के बढ़ने के कारण टेन थीटा का वैल्यू घट जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। देख लेते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि टेन थीटा जो है वो साइन बाय कॉस के बराबर है ना, साइन और कॉस के रेशियो के बराबर है। तो अगर मैं साइन थीटा के वैल्यू को बढ़ाता जाऊं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और जब ये फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ये टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, बिकॉज टेन थीटा का वैल्यू इस फ्रैक्शन के बराबर है। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर सपोज कॉस थीटा का वैल्यू कुछ होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू मैंने पहले क्या दिया? पहले मैंने कुछ कुछ एक्स दिया, ठीक है, फिर मैंने कुछ वाई दिया। वाई क्या है? एक्स से बड़ा है। तो जब मैंने यहाँ पर एक्स दिया तो इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है, कुछ वैल्यू निकलेगा। उसका वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो वैल्यू जब मैं y पुट करूँगा वो वैल्यू सेम नहीं रहेगा, क्योंकि y ऑलरेडी क्या है? x से बड़ा है। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण से जो नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ y, वो कुछ अलग होगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? वो x से बड़ा होगा। तो टेन थीटा का वैल्यू भी ऐसा ही है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, और पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा मतलब टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि भाई साइन की जगह पर कॉस थीटा का वैल्यू अगर कह दिया जाता कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर बढ़ता रहता है तो टेन थीटा का वैल्यू भी घटता रहता है, ऐसा ट्रू हो जाता। ओके, ये ट्रू हो जाता, लेकिन क्योंकि साइन की बात की है तो साइन जब बढ़ता है तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, ना कि घटता है, बिकॉज टेन थीटा और साइन थीटा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साइन थीटा और यहाँ पर टेन थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कॉस का वैल्यू हम थोड़ा फिक्स्ड कर देते हैं तो। क्लियर है? या फिर फिक्स ना भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर साइन थीटा बढ़ता है, टेन थीटा इंक्रीजेस विद द इंक्रीज with the increase in sin theta। ठीक है, टेन थीटा इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइन थीटा। तो क्वेश्चन में तो बोला गया था कि भाई साइन थीटा के बढ़ने से टेन थीटा घट जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स होगा इसका आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, साइन थीटा के बढ़ने से टेन थीटा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि घट जाएगा, तो ये गलत आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ज़रूर है कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कोसेक के बराबर है। क्लियर है? तो आप गौर से देख ही सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू कोसेक के थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा या फिर मैक्सिमम होता जाएगा तो वही कोसेक थीटा का वैल्यू घट जाएगा, मतलब डिक्रीज होता रहेगा। बिकॉज देखो फॉर्मूला ही हमें दिखा रहा है फॉर्मूला कि भाई ये तो भाई क्या होगा, ये तो अपना डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू कुछ मैक्सिमम हो भी जाता है तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो होगा वो उसका उल्टा होगा। सपोज साइन थीटा का वैल्यू कुछ मैक्सिमम हो सकता है, कुछ मान लेता हूँ कुछ एक्स। ठीक है,
तो x होगा साइन थीटा का वैल्यू, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/x, ठीक है। और 1/x और x में बहुत अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। सो इट इज़ बेटर वी कैन से कि q की साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी कारण से क्या होगा, इसी कारण से ये दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम लिखेंगे कि क्यू की साइन थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा के वैल्यू से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी कारण से देयरफॉर अगर साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है, if sin theta is maximum then cosec theta is not maximum, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो ये भी ट्रू नहीं रहा, ये भी फॉल्स ही रहा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट ही है। ओके अच्छा, इजी, ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। इसको मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसको एकदम अच्छे से समझें और इसको आप एकदम मतलब क्या बोलते हैं, इसको एकदम ठंडे दिमाग से आपको सोचना है इसके बारे में, एकदम ठंडे दिमाग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखने में इजी लग रहा है लेकिन नहीं, एकदम भी इजी नहीं है। मैंने भी किया इसको, थोड़ा सा मुझे सोचने का, मुझे मतलब सोचना पड़ा ठीक से इसको करने के लिए। सो आपको भी मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको अच्छे से सोचो और फिर समझो और करो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया कि काउ इज़ टाइड टू एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर शेड and the length of the rope is 22 meter and the cow can only eat the grass outside the shed as shown below. What is the area that the cow can graze on? Show your steps. तो ये एक स्क्वायर शेड है, एक घर कह सकते हो, ये स्क्वायर है। इसके स्क्वायर के एक कॉर्नर में एक गाय को बांध के उसको 22 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा गया है। बांधने के बाद उसको ग्रेस करने के लिए एरिया दिया गया है। तो वो ऐसे करके इतना तक जा सकता है और ऐसे करके इतना तक मैक्सिमम जाके इतना तक आ सकता है। तो उसने कितना एरिया ग्रेस किया वो हमें बताना है। तो कितना एरिया ग्रेस किया कैसे निकालेंगे, तो कौन सा एरिया निकालना है वो पहले देख लेते हैं। देखो, पहला है ये क्वाड्रेंट, फिर ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे पास है एक, यहाँ पर एक सेक्टर है हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक और सेक्टर है। लेकिन अगर मैं इस सेक्टर को लेता हूँ और इस सेक्टर को लेता हूँ तो मुझे इनके एंगल्स नहीं पता, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और लाइन खींचा, ठीक है, ये एक सेक्टर लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा बिकॉज परपेंडिकुलर लिया। फिर मैंने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर एक और सेक्टर लिया, ये भी परपेंडिकुलर होगा। फिर मैंने एक और सेक्टर यहाँ पर लिया, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीनों के दोनों सेक्टर्स मैंने लिया जिनका एंगल ऑफ सेक्टर मुझे 90 डिग्री पता है अभी, ठीक है। तो ऐसे मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एंगल ऑफ सेक्टर का बारे में पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा पिक्चर उठाने में थोड़ा सा गलती हुआ इसलिए लाइन स्ट्रेट लगेगा नहीं, ऐसे। तो एक काम करता हूँ, इसको एक्चुअली कुछ और इंक से लिखता हूँ,
लाल से कर देता हूँ। ओके, ये एक और हमने लगाया। अच्छा, इसको डॉटेड रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे रखो। ये 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, ये भी 90 डिग्री होगा, और बाकी ये तो 90 डिग्री है ही। अच्छा, तो अब देखो, मैं हमारे पास तीन तीन सेक्टर्स बन चुके हैं। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, और ये एक सेक्टर है। ठीक है, और देखो तो ये यहाँ भी एक सेक्टर है, लेकिन ये क्वाड्रेंट है। कैसे? बिकॉज ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये भी क्वाड्रेंट है। ठीक है, और देखा जाए तो अभी तो भाई साहब ये भी 90 है, तो ये भी एक क्वाड्रेंट बन जाता है, ये भी एक क्वाड्रेंट बन जाता है, ये भी एक क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब सभी के सभी यहाँ पर क्वाड्रेंट्स ही हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स का एरिया तो हमें पता ही है, 1/4 ऑफ पाई स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पर और एरिया ऑफ सेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये सब नमूने करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाएंगे, बिकॉज अभी ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं? क्वाड्रेंट बन चुके हैं। ओके, यहाँ पर हमें सारे के सारे एक क्वाड्रेंट यहाँ पर ऐसा, ठीक है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर ऐसा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर तीसरा क्वाड्रेंट यहाँ पर, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दो दो क्वाड्रेंट्स, इनके एरिया निकालना पड़ेगा। तो इन सब का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एरिया कितना ग्रेस किया है किसने? काऊ ने। ठीक है, बिकॉज वो इतना डिस्टेंस तक वो चल के गया ग्रेस करने के लिए। अच्छा, तो बहुत इजी है। देखो, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हाँ, टोटल एरिया ग्रेस्ड, टोटल एरिया ग्रेस्ड इक्वल्स टू 3 area of 3 quadrants, area of 3 quadrants with radius equals to 22 meter, plus area of 2 quadrants, मतलब छोटे छोटे ट्राइंगल क्वाड्रेंट्स विथ रेडियस, इसको कैपिटल आर दे दो भाई, विथ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, तो 3 क्वाड्रेंट्स मतलब इनकी बात कर रहा हूँ जिनका रेडियस क्या है? 22 मीटर। और बाकी जो यहाँ पर दो आपको दिख रहा है क्वाड्रेंट्स या छोटे छोटे, इनका भी हमको एरिया निकालना है, लेकिन इस बार इनका रेडियस जो है वो है 2 मीटर, इसलिए हमने सर अलग अलग लिखा। ये जो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स हैं। ओके, इजी है। देखो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट का एरिया अगर 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर है, तो 3 क्वाड्रेंट्स का होगा 3 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स विद रेडियस आर, स्मॉल आर, तो 2 क्वाड्रेंट्स है, तो 2 इंटू 1/4 ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा क्या? 1/4 कॉमन जाएगा और पाई कॉमन जाएगा, और बाकी रहेगा यहाँ पर 3r स्क्वायर प्लस यहाँ पर रहेगा 2r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बाकी रहेगा। ओके, देख लेते हैं फिर से क्रॉस चेक करके। ओके, नाइस। अब 1/4 ऑफ पाई इंटू 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर मतलब 484 प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1/4 पाई 3 इंटू 484 1452 फिर प्लस 8 1/4 इंटू 22/7 इंटू 1460। तो 1460 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमें मिलेगा 365, और अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 7, जो कि होता है
एक काम करते हैं, एक्चुअली पाई के वैल्यू को ना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाई के वैल्यू को ऐसे रख दो, तो 365 पाई, ओके। इतना अरे बार बार सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। पाई को और मत तोड़ो, बिकॉज पाई को तोड़ेंगे तो वैसे भी पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, तो ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर कैंसिल आउट हो जाता तब तो हम आराम से कर सकते थे, ओके। तो इसका आंसर होगा 365 पाई, 365 पाई होगा इसका आंसर। इसके बाद और देकर क्वेश्चन है कि तो हो गया ना, समझ में आ गया ना आपको, बहुत इजी है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना खेल खिलाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपको इसको ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि आपको सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर नहीं चाहिए, ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और देकर होगा क्वेश्चन, बी नंबर। व्हाट इज, अच्छा सॉरी, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 इज 16.4। एक सेक्टर है एक सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस 5.2 है, उस सेक्टर का पेरीमीटर है 16.4। हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 5.2 सेंटीमीटर्स और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर गिवन है 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अभी पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, क्या है 2r प्लस एल, एल क्या है आर्क लेंथ, ओके, इक्वल्स टू 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपके ओजवाल वाले बुक में इसको इतना लेंदी तरीके से किया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, और आपके आंसर गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर मतलब ओजवाल में क्या किया गया है कि 2r प्लस या जो आर्क लेंथ है इसका फॉर्मूला लगाया गया है, मतलब 2r प्लस आर्क लेंथ का फॉर्मूला 2πr थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 16.4। फिर रेडियस का वैल्यू पुट करके यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला गया है, जो कि आएगा तुम्हारा 66.08 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। आने के बाद फिर वही थीटा को तुम एरिया ऑफ द सेक्टर के फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 में यहाँ पर थीटा को बिठाकर रेडियस बिठाकर फिर तुम एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। और जब तुम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से जब तुम थीटा का वैल्यू निकालोगे, यहीं पर बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी और तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा। तो ओसवाल में ऐसा दिया गया है, तो आप आई रिकमेंड कि ऐसा मत करो, मेरे तरीके से करो, तुमको ईजी लगेगा। तो देखो क्या होगा कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ आर्क लेंथ को मतलब एल का वैल्यू को निकाल लूँगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको, L इक्वल्स टू 16.4 माइनस 2r, 16.4 माइनस 2 इंटू आर मतलब 5.2। तो यहाँ से 16.4 माइनस ये हो जाएगा 10.4, माइनस करेंगे तो रहेगा 6 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलोगे भाई आर्क लेंथ से मैं क्या करूँगा, मुझे तो एरिया निकालना है। भाई साहब देखो, अभी देखो कहानी में ट्विस्ट, एरिया ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है पाई आर एल, ये सॉरी पाई आर एल सॉरी हाफ आर एल, ठीक है, हाफ आर एल, ये एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, जो कि आर एस अग्रवाल में गिवन है। इस फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, हम आसानी से यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि होगा हाफ इंटू 5.2 इंटू एल मतलब 6, यहाँ से कैंसिल होकर ये हो जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस देखो इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैंने पहले टफ क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप ऐसे करते जो ओसवाल में किया गया है कि थीटा निकालो फिर उसको बिठा दो एरिया ऑफ सेक्टर में, थीटा बिठा कर फिर जब तुम थीटा निकालोगे तभी तुमको बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी, बिकॉज बहुत पॉइंट आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने किया है वैसे, जो ओसवाल में किया था वैसे मैं करके देखा, तो मेरा आंसर आता है एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर आता है 15.59, मेरा आंसर आता है 15.59, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15.6 लिखा है, ठीक है।
और अगर तुम इस वाले मेथड से करोगे तुमको डायरेक्ट 15.6 मिलेगा, तुमको अप्रॉक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि एग्ज़ाम में ऐसे करके आना, बिकॉज एग्ज़ाम में जब तुम 2r + 2πr θ/360 करके जब तुम थीटा का वैल्यू निकालोगे तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होगा, तुम्हारा थीटा निकल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तुम्हारा थीटा निकल जाएगा, तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा करने के लिए, ठीक है। और आंसर गलत भी आ सकता है, बिकॉज तुम जल्दबाजी में अगर तुम ऐसे कैलकुलेशन करते 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 अचानक से थीटा का वैल्यू कुछ और आ गया और फिर तूने उसको बिठाया इस वाले फार्मूला में, सॉरी इस वाला नहीं, πr² θ/360 वाले फार्मूला में, फिर देखा कि भाई साहब अरे ये क्या हो गया, मैं तो आंसर आया ही नहीं है, 15.6 तो आया ही नहीं मेरा, ठीक है। इसलिए इट इज़ बेटर टू, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन ईजी लगा होगा मेरे वाले मेथड से। नहीं तो अगर आप ओजवाल वाले मेथड से करोगे तो आपके लग जाएंगे इसलिए इट इज़ बेटर कि भाई साहब इतना ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से बच्चों की तरह करेंगे और इजी तरीके से करेंगे। और इसी के साथ ये सेक्शन बी हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, टफ़ यहाँ पर क्वेश्चन था नहीं, बस ये वाला बी वाला क्वेश्चन अगर आप ओजवाल की तरफ से करते हो तो आपको एग्ज़ाम में टाइम के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और अगर आप मेरी मेथड से करते हो तो आपको इजीली टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका इजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।